Welcome students. This channel is dedicated to all the biology students, and today I am starting with the chapter 8, that is cell, the unit of our life. तो हम सब अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि हर चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिवाइड किया हुआ है ना। और हमारी जो लाइफ है उसमें हमने कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर सोचा होगा कि, और अपने आप से सवाल भी किया होगा कि ऐसी क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है जो एक लिविंग थिंग्स को लिविंग बनाती है ना। तो आंसर जो है इस सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल ही है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ. Okay, and all the living organisms are made up of cells, or we can say that कि we are composed of cells. So कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिंगल सेल्स के होते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंपोज होते हैं मैनी सेल्स के, यानी उनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जो एक ही सेल के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन कि सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल. सो इससे स्टार्ट करने से पहले जैसे ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि सेल जो होती है वो फंडामेंटल और द बेसिक यूनिट होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक ऑर्गेनिज्म जो है उनको हमने डिवाइड किया हुआ है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. सो मल्टी सेलुलर में तो हम ये समझ सकते हैं कि डिफरेंट सेल्स हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं. जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं डाइजेशन का, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो काम कर रहे हैं रेस्पिरेशन का, कुछ ग्रुप है सेल्स का वो परफॉर्म कर रहा है फंक्शन एक्सक्रीशन का, है ना. हमें मल्टी सेलुलर में तो समझ आता है, बट अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखें तो हम यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक सेल कैसे परफॉर्म कर सकता है डिफरेंट फंक्शंस, है ना. बट ये रियलिटी है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है और वो सारे असेंशियल फंक्शंस जो होते हैं लाइफ के वो परफॉर्म करता है, इसीलिए उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को कि जो सेल होता है इट इज़ द फंडामेंटल and the structural and functional unit of the living organisms. ठीक है, फिर आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की, who discovered the cell. So एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. आप सबको इस साइंटिस्ट का नाम ज़रूर याद करना होगा और मस्ट है एकदम, बहुत एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड द सेल. सो इसको याद कर लीजिए, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल. ये भी ध्यान रखें कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. लिविंग अ लाइव सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय द एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. ठीक है ना. जो एग्जामिनर है वो ये भी पूछ सकता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, एक और साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिनका नाम था रॉबर्ट हुके. लेट मी राइट इट, वन सेकेंड. रॉबर्ट हुके, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी सेल की डिस्कवरी की थी. ये भी एग्जामिनर जो है ऑप्शंस में डाल सकता है कि रॉबर्ट हुके कौन थे, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ रॉबर्ट हुके. रॉबर्ट हुके भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल का ही. बट जो डिफरेंस है कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट हुके में ये कि जो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक थे उन्होंने एक लिविंग सेल का डिस्कवरी की थी, वहीं जो रॉबर्ट हुके थे उन्होंने एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी. ओके, सो ही डिस्कवर्ड द डेड सेल. ठीक है ना. आप याद कर लीजिए कि एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था एक लिविंग सेल और रॉबर्ट हुके ने डिस्कवर किया था एक डेड सेल. ठीक है, फिर आता है फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए हमारे, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन.
दूसरा नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इनको भी याद कर लीजिए आप, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। सो क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? सो द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। ओके, ठीक है। तो हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। एंटन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने डिस्कवरी की थी एक लिविंग सेल की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रॉबर्ट हुके के बारे में, जिन्होंने डिस्कवरी की थी एक डेड सेल की। ये ज़रूर याद रखना, डेड सेल एंड लिविंग सेल के अंदर। ओके, फिर उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन्वेंशन की माइक्रोस्कोप की, उसमें और भी फिर माइक्रोस्कोप में भी फिर आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हुए आए, जिन्होंने हमारे सेल की स्टडी में हमारी बहुत हेल्प की है। और उसकी मदद से हम आगे और बढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। ओके, सो फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में। ओके, सो इन 1838 एक साइंटिस्ट थे 1838 में, उनका नाम था मैथियस सचलेडन, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे। उन्होंने क्या करा, एक मिनट आप पहले इनका भी नाम याद कर लीजिए, मैथियस सचलेडन, जो कि एक जर्मन बोटानिस्ट थे। पूछा जाता है, ये भी नीट वगैरह क्वेश्चंस में आते हैं कि हु वाज द मैथियस सचलेडन? ही वाज अ जर्मन बोटानिस्ट। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ा और ऑब्जर्व किया प्लांट्स के बारे में, उनकी वो कैसे बने हुए हैं। तो उन्होंने ये देखा कि प्लांट्स जो वो कंपोज्ड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मतलब कि प्लांट्स जो वो भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। ओके, सो उन्होंने ये देखा कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, और वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आए फिर हमारे साइंटिस्ट थियोडोर साचवान इन 1839 में आए हमारे थियोडोर साचवान, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में हमें रिपोर्ट दी गई कि उन्होंने ये देखा कि जो एनिमल सेल्स हैं उनके जैसे सपोज़ उन्होंने ये बताया कि सपोज़ दिस इज़ द एनिमल सेल। उन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल जो होता है उनके आउटर लेयर जो होती है एनिमल सेल के अंदर, सपोज़ ये एनिमल सेल है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज़ न्यूक्लियस। ओके, और इस सेल के आउटर साइड पे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उन्होंने हमें बताया एनिमल सेल के बारे में। तो आप याद कर लीजिए ये भी कि मैथियस सचलेडन ने पढ़ा था, जो कि एक बोटानिस्ट थे। उन्होंने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा और बताया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं, और डिफरेंट सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, और वो टिश्यूज़ डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिर दूसरे साइंटिस्ट का है हमारे थियोडोर साचवान, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया और बताया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उन्होंने और क्या बताया, ही ऑल्सो कंक्लूडेड दैट बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑन द प्लांट टिश्यूज दैट द प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस साचवान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हमें यहीं पे समझ लेना चाहिए, आगे फिर अगर आए तो हमें दिक्कत ना हुए। तो जो मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, so one of the main difference between the plant cell and animal cell is that suppose this is a
प्लांट सेल, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल के सराउंडिंग में ये पहले तो हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में होती है एक, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ, सपोज येलो, ओके। सो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। सो ये एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल्स में क्या होता है, सपोज देखो कि ये एनिमल सेल है, ये वही हमारा बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया, ओके। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। फिर ये हमारी इसके आउटर में हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें जो होता है एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ये एक मेन डिफरेंस है। सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, इसको यहीं याद कर लीजिए कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल्स एंड सेल वॉल इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, ओके। सो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। उन्होंने हाँ, तो एक और चीज़ रह गई थी कि सचवान सर जो थे हमारे साइंटिस्ट जो थे, हमारे जियोलॉजिस्ट जो थे सचवान, उन्होंने ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स या एनिमल्स हैं, वो सारे किस चीज़ से बने हुए हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ठीक है। या तो सेल या सेल के प्रोडक्ट से हम बने हुए हैं, यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बनी है, कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। बट ये जो थ्योरी थी, कहीं ना कहीं उन्होंने जो थ्योरी दी कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, ये कहीं ना कहीं फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि ये एक चीज़ नहीं बता पाई। क्या नहीं बता पाई? इट नॉट एबल टू एक्सप्लेन अस दैट हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म। इन्होंने ये तो बता दिया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन अस दैट हाउ द न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। सो इसके लिए न्यू साइंटिस्ट है हमारे एक और, इन 1855 में एक न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ वर्चो। उन्होंने हमें बताया कि कैसे न्यू सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। मतलब कैसे कि सपोज करो ये हमारा सेल है, ये डिवाइड होगा और न्यू सेल्स बनेंगे, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनते हैं, उन्होंने हमें ये बताया। तो उन्होंने भी अपनी एक हाइपोथेसिस दी और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला पूछा जाता है। ये रूडोल्फ वर्च्यू ने हमें दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब ये था ऑल द सेल्स वर फॉर्म्ड आफ्टर द all the new cells were formed from the pre-existing cells, okay. You have to learn it that all the cells were formed by the pre-existing cells, okay. उन्होंने जो हाइपोथेसिस जो हमें सचवान सर ने और सचलेडन सर ने हमें जो हाइपोथेसिस दी थी दैट ऑल द सेल्स वर दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, उसी को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने एक न्यू हाइपोथेसिस हमें दी। क्या दी? कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। अलॉन्ग विद दिस उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया कि all the cells arise from the pre-existing cell, जो कि हमें सचवान सर और सचलेडन सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वही चीज़ उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो कंपोज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है ना। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या थ्योरीज आई। पहली थ्योरीज जो आई वो सचवान सर और सचलेडन सर ने दी हम लोगों को कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वेदर इट वाज एनिमल और प्लांट्स, दे आर मेड अप ऑफ कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स। फिर उसके बाद
रुडोल्फ वर्च्यूसर आए 1855 में, जिन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद ज़रूर कर लीजिए आप लोग, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओके, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने हमें ये बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, अलॉन्ग विद दिस उन्होंने ये भी बताया कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब करते हैं स्टार्ट, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। अब सेल के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील एंड एन और ह्यूमन चिक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, कि हमने एक्सपेरिमेंट बहुत हम लोग को 8th या 9th या 10th में तो ज़रूर करा दिया जाता है कि हम लोग को ऑनियन पील माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है, और बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो हमें ज़रूर दिखाया जाता है ना, करा ही होगा ऑफकोर्स, आप लोगों ने भी किया होगा। सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है मैं एक बार आपको एक और बार बता देती हूँ। सपोज़ ये हमारा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, एक मिनट, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर यहीं अगर हम देखें, अगर ये प्लांट सेल हो तो प्लांट सेल में एक और लेयर प्रेजेंट होती है आउटर, जिसको हम बोल देते हैं सेल वॉल, है ना। सो ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। द ऑनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, हमें पता है कि ऑनियन सेल जो है एक प्लांट सेल है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जो हमने पढ़ लिया कि प्लांट सेल का एक करेक्टराइजेशन होता है कि उनके अंदर एक सेल, उनके सराउंडिंग में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है एज इट्स आउटर बाउंड्री, एंड जस्ट विद इन इट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। द cells of the human chick have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called the nucleus. बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स यानी कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डेट इज़ द डीएनए इज़ प्रेजेंट, ठीक है ना। डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल्स डेट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द eukaryotic, while the cells that lack a membrane bound nucleus are called the prokaryotic cells। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स आ गए, न्यू तो नहीं है, हमने ज़रूर पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, 10th में बेसिक है ये भी, कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी बेसिक है, ठीक है। इन बोथ द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल a semi-fluid matrix called the cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both the plants and animal cells. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हमें समझाया जा रहा है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उन्हें तो हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, ओके। जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि जी सपोज़ ये सेल है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर उसके सराउंडिंग में मैंने बताया जैसे आपको पहले भी कि सराउंडिंग में ये हमारा जिसको हम जो मेन एरिना होता है जहाँ पे डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, यानी कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मेन जो सेंटर है जहाँ पे कि जो एक सेल को लिविंग बना के रखता है वो सारी डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट रिएक्शंस इसी एरिया में होती है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और ये सराउंडिंग में हमारी फिर से सेल मेम्ब्रेन,
ठीक है ना, याद कर लीजिए ये सब। ओके, फिर इसके बाद आता है बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एक सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स, ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। क्योंकि ये सारे के सारे जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, तो ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में ऑफकोर्स नहीं होंगे, बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो मीन्स द प्राइमरी थिंग, ठीक है ना। तो प्राइमरी में क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर, जैसे कि मान लो ये सेल है, सपोज दिस इज द सेल, जैसे कि यूकैरियोटिक में तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। बट अगर यही चीज़ हम देखें प्रोकैरियोटिक में, जो डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कि कोई मेम्ब्रेन नहीं है जो उसको सराउंड कर रही है, ठीक है ना। तो यही डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। उसके बाद आता है बट ये तो हमने देख लिया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक में होते हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। अब आता है एक और ऑर्गेनेलीज होता है, एक और ऑर्गेनेली होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। हमने पढ़ा होगा राइबोसोम इज़ द राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम मतलब प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कौन करता है, इट इज़ अ प्रोटीन फैक्ट्री की तरह हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, बिकॉज जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो कौन कर, सिंथेसिस तो नहीं मतलब जो मेन जो प्रोटीन, सॉरी एक मिनट, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम करता है। वी कैन से प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब जो हमारा राइबोसोम्स होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज़म्स को जो है प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, हर ऑर्गेनिज़म को प्रोटीन चाहिए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो राइबोसोम जो होता है वो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है, यानी कि यहीं से हम दिमाग लगा सकते हैं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इसका मतलब ये बोथ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं दोनों में मिलता होगा, है ना। बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, तो ये बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ऑर्गेनेली विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ द यूकैरियोटिक एंड द प्रोकैरियोटिक सेल। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नेम द ऑर्गेनेली विच इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ओके, तो इसको याद कर लीजिए, राइबोसोम जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, वाइल जो ये अपर पैराग्राफ में दिए हुए हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल, ये सब क्या है, ये सब है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो राइबोसोम है वो बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, ठीक है ना। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, that is the chloroplast in plants and the mitochondria and on the rough ER, ठीक है ना। कि ज़रूरी नहीं है कि जो राइबोसोम्स है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइबोसोम आपके सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही है, साइटोप्लाज्म के अलावा भी कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिसके अंदर हमारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी हैं वो ऑर्गेनेलीज, देखो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कि लाइट रिएक्शंस वगैरह होती हैं, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कैन से हम जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है वहाँ पे भी राइबोसोम का प्रेजेंस होता है, ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है हमारा राइबोसोम। और रफ ER जिसको हम आगे पढ़ेंगे, रफ
RER, रफ ER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस को क्या कर देता है, रफ बना देता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस इट मेक्स द सरफेस रफ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है RER। और एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको हम बोलते हैं SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है। ठीक है ना, ठीक है। आगे एनिमल सेल्स कंटेन्स, एक सेकेंड ना, ओके। Animal cells contain another non-membrane bound organelles called the centriole which help in the cell division। कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में दो डिफरेंसेस बताए मैंने आपको। एक तो डिफरेंस ये बताया कि जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, डिफरेंस कि एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एक तो ये मेन डिफरेंस था हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल में। नेक्स्ट जो एक डिफरेंस आता है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में, ये कि एनिमल सेल्स में जो होता है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एक और प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। ठीक है ना, जैसे सेल वॉल प्रेजेंट थी प्लांट सेल में और एब्सेंट थी एनिमल सेल में, वैसे ही सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में और एब्सेंट होती है प्लांट सेल में। और इसका काम क्या होता है, सेल डिवीज़न में काम आती है। सेंट्रियोल हेल्प्स अस इन द सेल डिवीज़न। ठीक है ना, तो हमें दो डिफरेंसेस पता चल चुके हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एक तो है सेल वॉल का डिफरेंस और दूसरा है सेंट्रियोल का। ठीक है ना, तो ये दो डिफरेंसेस हैं, याद कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट, आगे का पढ़ते हैं। सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, तो अब तक हम सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल देयर आर माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 microM in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer in size. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. So हम सब ने देखा ही है जो सेल्स होते हैं, मतलब देखा तो नहीं होगा बट हमें पता है कि जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं। हर एक सेल का साइज़ जो है वो सेम नहीं हो सकता। कुछ सेल्स बड़े हो सकते हैं, कुछ सेल डिफरेंट छोटे हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं फिगर 8.1 में, ये जैसे कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे RBCs, जो कि बाइकनकेव शेप के होते हैं। दीज आर द रेड ब्लड सेल्स जो बाइकनकेव शेप के हैं। फिर हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो एमोइबॉइड शेप के हैं। फिर हमारे नर्व सेल्स देख सकते हैं जो कि बहुत देख सकते हैं साइज इनका कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस RBCs एंड WBCs, कि अगर हम कंपेरिजन में देखें तो ये कितने बड़े बड़े हैं ना। दे हैव ब्रांचेज एंड दे आर लॉन्ग। फिर हम अगर प्लांट सेल में जो होता है ट्रैकियार्ड होता है जो कि इलोंगेटेड शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि इलोंगेटेड शेप का है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स, इनकी शेप कुछ ऐसे है, क्यूबॉइडल शेप्स है। फिर उसके बाद मीजोफिल सेल्स जो प्लांट्स में होते हैं उसको देख सकते हैं हमें, राउंड है और ओवल शेप्स के हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइजेस हैं, है ना। हर सेल एक जैसा नहीं है, इसमें अलग शेप है, इसमें अलग है, सब में अलग अलग शेप्स है। तो माइकोप्लाज्म जो होता है, अगर हम देखें एक सेकेंड, हाँ, तो माइकोप्लाज्म देखें तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, हमने शायद सेकेंड चैप्टर फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ा होगा, उसमें है माइकोप्लाज्म जो होते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं जो कि विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, हमने पढ़ा होगा, है ना, पर ऑफकोर्स पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। तो माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट सेल और इनका साइज जो होता है 0.3 UM के लेंथ होती है इनकी। वाइल अगर हम बैक्टीरियाज के बारे में देखें तो उनका साइज जो होता है 3 to 5
UM तक हो जाता है, माइक्रो mm तक हो जाता है, ठीक है। द लार्जेस्ट, और हमने एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट जो आइसोलेटेड सिंगल सेल आज तक हमने जो देखा है वो किसका है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। सो सबसे बड़ा जो आइसोलेटेड सिंगल सेल है जो लार्जेस्ट है साइज में वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। फिर अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cell, and cells also vary greatly in their shapes. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like और even the irregular shape भी हो सकती है उनकी, जैसे कि हमने देखा वाइट ब्लड सेल में एमोइबॉइड है, इरेगुलर सी शेप है। आरबीसीज में बाई कनकेव शेप है। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सेल्स है ना। अगर ये ट्रैकियार्ड की अगर हम देखें तो ये इलोंगेटेड है, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ कॉलमनार होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक होते हैं, है ना। तो शेप जो है डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट वेरी कर सकती है, किसी का सेल साइज़ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स। नाउ कमिंग टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं। अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है द सेल्स विच डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोकैरियोटिक का अगर हम नाम से ही देखें इसकी डेफिनेशन, सो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे pro means something which is primary or first, primary, और we can say first, यानी कि जो फर्स्ट जो सेल आए हमारे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। और कैरियोटिक का मीन्स होता है न्यूक्लियस, ओके। सो प्रो मीन्स प्राइमरी एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस है वो प्राइमरी है या फिर इनका जो न्यूक्लियस है फर्स्टली फॉर्म्ड न्यूक्लियस है। जो क्योंकि फर्स्टली फॉर्म्ड है तो कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं होंगी इसमें, तो इसलिए इनका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, प्राइमरी होता है। प्राइमरी मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग एनी मेम्ब्रेन और सराउंडिंग इट, ओके। सो वी कैन से दैट द प्रोकैरियोटिक cells are those cells which do not have any membrane bound organelles and the membrane bound nucleus. It means that its genetic material is present in the cell without any membrane, that is the nuclear membrane is absent in them. So let's start. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue green algae, mycoplasm and PPLO. PPLO क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किन में प्रेजेंट होता है, लाइक बैक्टीरियाज में हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गीज में हो सकता है, माइकोप्लाज्म जो हमने अभी पढ़ा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ओके, एंड द PPLO दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। दे आर द जनरली स्मॉलर्स होते हैं एंड दे मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। ये जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल मोर फास्टर या फिर ये जो है रैपिडली डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका न्यूक्लियस जो है वो प्राइमरी है, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होने के वजह से ये जल्दी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और क्योंकि वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की देखें वहाँ पे जो DNA है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वो बाउंड है एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मतलब मेम्ब्रेन में सराउंडेड है, तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इट टेक्स मोर टाइम टू डिवाइड। सो ये यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया। They may vary greatly in the shape and size. The 4 basic shapes of bacteria are bacillus. तो हमने ये पहले भी पढ़ा होगा, मोनेरा किंगडम में पढ़ा था हमने कि मोनेरा में जो मेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं। तो बैक्टीरिया के भी कुछ 4 कॉमन शेप्स होते हैं, जिनके 4 बेसिक शेप्स होते हैं। जो कौन कौन सी होती हैं, बैसिलस जो कि रॉड शेप की होती हैं, फिर आता है कोकस जो कि स्फेरिकल शेप की होती हैं, विब्रियो जो कॉमा शेप के होते हैं, स्पिरुलम
स्पिरिलम भी बोल सकते हैं, जो कि एक स्पाइरल शेप्ड के होते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। बैसिलस, कॉकस, विब्रियो एंड स्पिरुलम, these are the four basic shapes of the bacteria. Okay, and you have to learn it. It's very important. Okay, so you have to learn it. Now coming to the next, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि ये आप सब ने पढ़ लिया होगा मोनेरा किंगडम में। बस आप याद कर लीजिए कि ये 4 बेसिक शेप्स होती हैं। पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि किंगडम मोनेरा के बारे में कैरेक्टर्स बताइए कि क्या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। और शेप्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो याद कर लेना। बैसिलस इज़ रॉड शेप, कॉकस इज़ स्फेरिकल, विब्रियो इज़ कॉमा शेप्ड एंड स्पिरुलम इज़ द स्पाइरल शेप। Now coming to the next, the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though the prokaryotic exhibit a wide variety of shape and the functions. All the prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane. कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं हमारे, उनके सराउंडिंग में क्या होता है, सराउंडिंग में नहीं, सॉरी, पता है मुझे वो नहीं है। बना रही वीडियो, बोल रहे थे।